नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे टेलीविजन। मैं हूं साक्षी बत्रा और आज के इस खास शो में हम बात करने वाले हैं टैक्स बचाने के बारे में। और एक सवाल जो कि अक्सर हमसे बार बार पूछा जा रहा है वो है ये कि क्या आप अपनी पत्नी के अकाउंट में कुछ अपनी इनकम का पार्ट ट्रांसफ़र करके टैक्स बचा सकते हैं या नहीं। तो इस सवाल को लेकर हमने सोचा कि एक शो ही बनाते हैं और यहाँ पर जितने भी फैक्ट्स हैं वो हम आपके सामने ला के रख देंगे और आपको किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है जिससे मैक्सिमम टैक्स सेविंग आपकी हो पाए ये भी आपको बताएंगे। और इसके लिए मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। गौरी चड्ढा हैं, जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ। गौरी, बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे टेलीविजन पर आपका। तो सबसे पहले तो जैसे बोला जाता है अक्सर कि एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमन का हाथ होता है, यहाँ पर बात हो रही है एक वाइफ की कि क्या सच में वाइफ आपके टैक्सेस बचाने में हेल्प कर सकती है या नहीं। तो सबसे पहले तो आप ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर एक लाइन में दीजिए, उसके बाद हम बाकी डिटेल्स पे जाएंगे। एक्चुअली देखिए, लॉ ने इतना स्ट्रॉन्ग प्रोविजन बनाया है, क्लबिंग का प्रोविजन, जिसमें अगर हस्बैंड को टैक्स बचाना है वाइफ के इनकम को यूज करके या वाइफ को कुछ ट्रांसफर करके, डेफिनेटली इट इज वेरी टफ, आसान नहीं है। लॉ बहुत ओके, स्ट्रॉन्ग है। सो एक लाइन में तो आंसर यही है कि नहीं हो सकता। एक लाइन में नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारे और भी तरीके होंगे जिनसे कि आप कहीं ना कहीं टैक्स सेविंग कर सकते हैं। तो उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो एक जो अक्सर तरीका पूछा जाता है कि अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को पैसे जो है गिफ्ट के तौर पर देते हैं तो क्या उसको टैक्स किया जाएगा? साक्षी देखिए, लॉ में प्रोविजंस कहते हैं कि अगर आप किसी रिलेटिव से गिफ्ट लेते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जो आपके रिलेटिव्स हैं, तो आपकी जो गिफ्ट है वो एग्जेम्प्ट होती है, आपको उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होता। लेकिन इस पे एक्सेप्शंस हैं, जिसमें एक एक्सेप्शन है कि हस्बैंड अगर वाइफ को देता है या वाइफ अगर हस्बैंड को देती है, तो इस केस में क्लबिंग के प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। जिसमें बेसिकली ये कहा गया है कि अगर सपोज कीजिए हस्बैंड ने वाइफ के नाम पे कोई इनकम ट्रांसफर की है, उस इनकम पे वाइफ को कुछ इंटरेस्ट या डिविडेंड या कैपिटल गेन हो रहा है, तो हस्बैंड को उस इनकम के ऊपर टैक्स देना होगा, वाइफ के को नहीं देना होगा। तो जो बेसिकली जो पूरा पर्पस था हस्बैंड का अपना टैक्स बचाने का, वो फेल हो जाएगा, तो उसका कोई यूज नहीं होगा। तो अपने नाम पे करे या वाइफ के नाम पे करे, बात एक ही है। ओके, अगर ये पैसा लोन के तौर पर दिया जाता है तो किस तरीके के प्रोविजंस होंगे यहाँ पर? जी, साक्षी देखिए, लोन के तौर पे देना थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि जब आप किसी को लोन देते हो, आप डेफिनेटली उस लोन पे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करते हो। अब अगर आप अपनी वाइफ से इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो तो थोड़ा सा आई थिंक घर में झगड़ा हो सकता है। बट बिल्कुल। अगर अगर आप नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले रहे हैं, तो आई थिंक स्टिल लॉजिकल है। बट देन यू हैव टू प्रूव कि आपने जो लोन दिया है वो जेन्युइनली आपने लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया है। हालांकि इंटरेस्ट फ्री लोन भी होता है, बट वो प्रूव करना बहुत मुश्किल है, आपने क्यों दिया, कैसे दिया। और अगर आपकी वाइफ उस लोन वाले अमाउंट से कुछ अर्न कर रही है, अपने बिजनेस पे प्रॉफिट कमा रही है या इन्वेस्ट कर रही है या कुछ कर रही है, तो अगेन उसमें क्लबिंग के प्रोविजंस आएंगे। हालांकि ये थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है, यूजुअली हम इसको अवॉइड ही करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, कई बार पिन मनी का जिक्र ज़रूर होता है कि जहाँ पर जेब खर्च के लिए हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ पैसे देते हैं, तब उस केस में क्या इस पे टैक्सेस बचाए जा सकते हैं? जी, साक्षी इस पे कुछ जजमेंट्स हैं जो बताती हैं कि अगर वाइफ ने अपने घर खर्च के अमाउंट से कुछ पैसा सेव करके रखा है हम्म। और उसको कहीं इन्वेस्ट किया है या एफडी कराई है या म्यूचुअल फंड्स या कुछ भी, और उस पे वो कमा रही है, तो उस पे क्लबिंग के प्रोविजंस अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे अगेन आपको प्रूव करना है कि ये जेन्युइनली जो ट्रांजैक्शन है वो पिन मनी की है। क्योंकि अगर आप देखिए, आप अगर अपनी वाइफ को महीने का 1 लाख रुपए दे रहे हैं घर खर्च के लिए, और उसमें से वो 90,000 तो सेव ही कर लेती हैं, तो वो इलॉजिकल है। लेकिन अगर आप 1 लाख रुपया महीना का दे रहे हैं घर खर्च के लिए और उसमें से वो 5,000 10,000 रुपए सेव कर रही हैं, किसी महीने 5, किसी महीने 6, किसी महीने 10, वो लॉजिकल है। तो ये आपकी अपनी अपना लॉजिक आपको अप्लाई करना है कि अगर आप जेन्युइन सेव कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जेन्युइन नहीं है तो बहुत दिक्कत हो सकती है। ठीक है, कई बार हम देखते हैं हस्बैंड और वाइफ जो है एक जॉइंट अकाउंट खोल लेते हैं, तो इस केस में टैक्सेस कैसे बनेंगे, कौन टैक्स पे करेगा, ये बताइए।
जी तो साक्षी, जो जॉइंट अकाउंट होता है यूजुअली उसमें लोग कहते हैं जो प्राइमरी होल्डर है, जिसका पैन बैंक में दिया है और जो प्राइमरी होल्डर जिसका पहले नाम आता है उसके नाम पे हम इंटरेस्ट जो है टैक्स कर देते हैं। बट ये चीज गलत है। अगर वाइफ अर्न ही नहीं करती और वाइफ उस अकाउंट में कुछ कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रही है तो इट इज इलॉजिकल। उस केस में आपको हस्बैंड की इनकम में ऐड करना है। तो बेसिकली जिसका पैसा है उस अकाउंट में उसको उसके ऊपर टैक्स देना है। रिटर्न भरते वक्त अगर आपने बैंक ने टीडीएस काटा है वाइफ के नाम पे, वाइफ आपकी कमाती नहीं है जबकि उनका पैन बैंक में है, तो आपको उनका टीडीएस अपने अकाउंट में करना है। उसके रिटर्न में होता है कॉलम, वहां पे डाल के, और आपको उसके ऊपर टैक्स देना है क्योंकि वाइफ का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वाइफ का भी कंट्रीब्यूशन है, उसमें वाइफ अर्निंग है, वाइफ कंट्रीब्यूट करती है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब इस केस में जब भी हस्बैंड अपने वाइफ को पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो सबसे सही तरीका क्या है? क्या वो कैश में दें, उनके नाम पर एफडी करा दें, म्यूचुअल फंड में निवेश करें? सही तरीका क्या है पैसे ट्रांसफ़र करने का? देखिए, कैश तो हम कभी भी सही तरीका मानते ही नहीं है। बी इट एनी ट्रांजैक्शन, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कैश को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। आपको कुछ भी देना है अपनी वाइफ को या किसी को भी, आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करना है। अब वाइफ को अगर आप कुछ भी दे रहे हैं फॉर टैक्स सेविंग, आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन दे रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट अगर आप जी। टैक्स सेविंग में दे रहे हैं तो आपका कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी वो कमाएंगी उस पैसे के ऊपर वो आपकी इनकम में ही क्लब होगा। तो आई जी। थिंक आप म्यूचुअल फंड्स दें, एफडी दें या कुछ भी दें, टैक्स सेविंग के पर्पज से ये सही तरीका नहीं है। अदरवाइज देना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अब ये बताइए कि अगर एसेट्स खरीदना हो, घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदनी हो, वो अगर अपने वाइफ के नाम पर खरीदा जाए तो क्या उसमें टैक्स बचत हो सकती है उसमें? जी तो साक्षी, देखिए, जो घर होता है, घर के केस में यूजुअली लोग जो भी जैसे घर खरीदते हैं वो जॉइंट नेम में खरीदते हैं। जैसे अगर हस्बैंड ने घर खरीदा तो वो यूजुअली वाइफ को को ओनर बना देते हैं, ताकि अगर उनको कल को कुछ हो गया तो जो ट्रांसफर है प्रॉपर्टी का वो इजीली वाइफ के नाम पे हो जाए और आगे कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इस केस में अगर पैसा सिर्फ हस्बैंड का लगा है, वाइफ का पैसा लगा ही नहीं है, तो उस केस में जो प्रॉपर्टी है उसके डीम्ड ओनर हस्बैंड माने जाएंगे, वाइफ का उसमें कोई रोल नहीं है। अगर वाइफ को अपनी डिडक्शंस क्लेम करनी है या वाइफ को रेंटल इनकम अपने नाम पे दिखानी है, तो उस केस में वाइफ की कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, वाइफ की सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। अगर वाइफ की कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, वो को ओनर को बोरोअर भी है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है तो हस्बैंड ही डीम्ड ओनर है। हाँ, उनके ठीक जाने है। के बाद प्रॉपर्टी इजीली ट्रांसफर हो जाएगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अदरवाइज इनकम टैक्स पर्पज से उनको कोई फायदा नहीं। ठीक है। अब अभी तक तो हमने लार्जली जैसे बात करी है कि एक स्पाउस जो है या वन ऑफ द को स्पाउसेस इज नॉन अर्निंग मेंबर, लेकिन अब हम बात करते हैं अगर दोनों ही स्पाउसेस अर्निंग है, दोनों ही टैक्सेबल इनकम में आते हैं, तो किस तरीके से टैक्सेस को बचाया जा सकता है? तो बहुत सारे सेक्शंस होते हैं जिसके तहत हम आमतौर पर डिस्कस करते हैं टैक्स बचाने के लिए, लेकिन जब दो लोग आमतौर पर अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें तब किस तरीके से बेहतर टैक्स सेविंग की जा सकती है, इसके ऊपर भी झलक डाल देते हैं। तो एक प्रावधान जो हमारे सैलरी स्ट्रक्चर में होता है वो होता है लीव ट्रैवल अलाउंस का, यानी कि एलटीए का, जो कि दोनों अब स्पाउसेस को मिलता है। किस तरीके से इसमें ज्यादा टैक्सेस बचाए जा सकते हैं? साक्षी, जो एलटीए होता है वो जैसे अगर दोनों स्पाउस को मिल रहा है तो एलटीए आपको पता ही है 4 साल के ब्लॉक में 2 बार आपको मिलता है। अब दोनों को ही मिल रहा है तो आपका बेसिकली 1 साल में एक वेकेशन आप ले सकते हैं, क्योंकि जो एलटीए होता है वो सेल्फ, स्पाउस एंड 2 बच्चों के लिए मिलता है। तो आप दोनों क्लेम कर सकते हैं, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दोनों अलग अलग से अपनी कंपनी से क्लेम कर सकते हैं और हर साल एक वेकेशन ले सकते हैं, किसी साल 2 ले ली, और वो उस ब्लॉक में कंप्लीट करना होता है आपको। तो डेफिनेटली आपको एलटीए का बेनिफिट अगर मिल रहा है तो उसमें आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। ठीक है। अब दो और बड़े बड़े एक्सपेंसेस होते हैं आमतौर पर, जैसे हम बात करें अगर मेडिकल इंश्योरेंस की, तो किस तरीके से दोनों अर्निंग मेंबर्स सबसे ज़्यादा टैक्स बचा सकते हैं इस कंपोनेंट से?
जी, तो जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है उसमें जो सेक्शन 80D है उसकी लिमिट बहुत कम है। यानी कि जी। आप जो प्रीमियम पे करते हैं उसमें आप सेल्फ स्पाउस एंड बच्चों के लिए सिर्फ 25,000 क्लेम कर सकते हैं एंड पेरेंट्स के अलग से 25,000। और अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है तो ये 25,000 की लिमिट 50,000 हो जाती है। जी। लेकिन यहाँ पे अगर आप सेल्फ स्पाउस और बच्चों के लिए पे कर रहे हैं प्रीमियम और ये 25,000 से ज्यादा पे कर रहे हैं, तो उस केस में आपको डिडक्शन तो खाली 25,000 की मिल रही है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं कि एक पॉलिसी आपने ली, एक वाइफ ने ली, आपने अपने लिए ले ली, वाइफ ने अपने लिए ले ली, दोनों ने अपने अपने प्रीमियम पे कर दिए, या आपने अपने पेरेंट्स का प्रीमियम पे कर दिया और वाइफ ने अपने पेरेंट्स का प्रीमियम पे कर दिया। तो इस हिसाब से एक प्लानिंग करके आप थोड़ा सा टैक्स बचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 80D की डिडक्शन की लिमिट बहुत कम है। अगर आपको उसमें हायर बेनिफिट चाहिए तो आप दोनों क्लेम करके आई थिंक यहाँ पे बचा सकते हैं। ठीक है। अब एक और बड़ा खर्चा होता है जो हस्बैंड वाइफ को अक्सर देखना पड़ता है, वो होता है बच्चों की पढ़ाई या एजुकेशन खर्च के ऊपर। तो इस केस में भी क्या टैक्सेस बचाए जा सकते हैं? जी साक्षी, देखिए जो एजुकेशन का लोन होता है 80E का, उसमें जो इंटरेस्ट होता है वो पूरा का पूरा आपको डिडक्शन के तौर पे मिल जाता है। तो अगर हस्बैंड की इनकम ज्यादा है या वाइफ की इनकम ज्यादा है तो बेसिकली तो जिसकी इनकम ज्यादा है प्रेफरेबली उसको 80E का बेनिफिट लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको कोई अपर लिमिट है नहीं, पूरा आप क्लेम कर सकते हो। लेकिन अगर आप दोनों का टैक्स बचाना चाहते हो इक्वली और स्प्लिट करना चाहते हो, या दो बच्चे हैं आपके तो एक ने एक का पे कर दिया, दूसरे ने दूसरे का कर दिया, और उस हिसाब से आप दोनों उसमें इंटरेस्ट का जो बेनिफिट है वो ले सकते हो। तो अगेन यहाँ पे आपको थोड़ा सी टैक्स प्लानिंग करनी पड़ेगी, केस टू केस डिफर करेगा कि किसके क्लेम करने से आपका टैक्स ज्यादा बचेगा, और ऑफ कोर्स लोन भी उसी को लेना होगा जो क्लेम करना चाहता है। ओके। चलिए, तो बहुत सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी एक ही सवाल के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। जैसे कि हमने आपको बताया था कि अगर आप अपने स्पाउस के नाम पर कुछ पैसे ट्रांसफ़र करके टैक्स बचाना चाहते हैं तो डायरेक्टली तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्लबिंग का एक जो प्रावधान होता है वो डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन बहुत सारे तरीके यहाँ पर गौरी ने आपको बताए हैं जिसको आप एक्सप्लोर करके ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस बिटवीन द बोथ ऑफ यू कैन सेव फॉर श्योर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गौरी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस खास शो पर और तमाम इंसाइट्स हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। तो टैक्सेस की जब बात होती है तो आप लगातार बिजनेस टुडे टेलीविजन के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको बताते हैं हर तरीका जिससे कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने लिए टैक्स बचा सकते हैं। और बाकी बिजनेस और स्टॉक मार्केट्स की खबरों के लिए भी आप बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।